स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपनों ने डिस्कस किया था कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है। किसी भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, आर डिस्टेंस पे बिंदु पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था अपनों ने, V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखें, चूंकि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो अगर अपने प्लस क्यू चार्ज के कारण फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ प्लस आएगा, इट मीन्स ये के क्यू अपॉन आर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, इसमें चार्ज अगर अपने नेगेटिव ले लेते हैं, सपोज ये माइनस क्यू होता, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या था, जो पहले अपने वीडियो में देखा है, उसमें अपने डायरेक्शन देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है, या कोई और डायरेक्शन है। क्योंकि यहाँ अदिश राशि है तो डायरेक्शन का रोल नहीं है। आपको इतना सा ध्यान रखना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आए उसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल में आपको प्लस लेके चलना है, और माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज होगा सपोज, तो यहाँ आवेश की जगह क्या रख देंगे, प्लस क्यू, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यानी चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। और अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यू रखेंगे, तो माइनस के क्यू अपॉन आर। तो न्यूमेरिकल्स में ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने अज्यूम करते हैं कि कई सारे चार्जेज हैं, जैसे अपने कहें कि यहाँ पर अपने को फाइंड करना है पोटेंशियल पॉइंट पे। यहाँ सपोज Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है, और ये Qn चार्ज है। और डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट, डिस्टेंस अपने को बतानी है कि इस पॉइंट P पर फाइंड करना है। तो डिस्टेंस Q1 से सपोज R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये Rn। तब अपने को बताना है कि पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, टोटल विभव कितना होगा। तो किसी भी बिंदु पर कुल विभव का मान सभी आवेशों के विभवों के योग के बराबर होगा, या यूँ कहें कि बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब यहाँ है प्लस है तो प्लस लेके चलना है, माइनस है तो माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो अपने कहेंगे कि Q1, Q2, Q3 जितने भी यहाँ पर चार्जेज है, उसके कारण पॉइंट P है, बिंदु B है, उस पर पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो वो कितना होगा, पहले के कारण निकालो, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, चौथा, जितने भी हैं उन सब के कारण निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे अपने। और इसी को अपने कहते हैं एक तरह से विभव के केस में अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी देखा था, वो भी सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब कुल विभव बिंदु P पर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस अगर n चार्ज है तो Vn तक है। अब अपने देखें V इजिकल टू पहले चार्ज Q1 यहाँ पर है, इसके कारण पॉइंट P पर कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन R1। अपने जानते हैं बिंदु आवेश के कारण के क्यू अपॉन R होता है, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं अपने के Q1 अपॉन R1 प्लस सेकेंड के Q2 अपॉन R2 प्लस थर्ड के Q3 अपॉन R3, फोर्थ के लिए सिमिलर हो जाएगा, nth के लिए के Qn अपॉन Rn। अब इसमें अगर अपने कॉमन लें V इजिकल टू के, तो इनसाइड Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस nवीं टर्म होगी Qn अपॉन Rn। और k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। या इसको क्या आपने लिख सकते हैं, k, यहाँ देखिए Qi अपॉन Ri, सिग्मा समेशन की फॉर्म में अपने देख रहे हैं, सिग्मा की फॉर्म में, और I की वैल्यू अपने पुट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to n। तो ये आता है टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स आवेशों का निकाय है, ये कई सारे आवेश है, उसके कारण विद्युत विभव निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वो कितना होगा, V इजिकल टू के Qi अपॉन Ri। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, कई स्टूडेंट कहते हैं कि इस फॉर्म में कैसे लिखा है। समेशन का मतलब होता है जोड़ना सभी को,
समेशन का मतलब कह लो सिग्मा, जिसको अपने कहते हैं सिग्मा, और समाकलन का मतलब भी जोड़ ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही रूप में लिया जाता है। और दूसरी चीज़, आई की वैल्यू आप 1 से n तक पुट करो। सपोज 1 पुट करते हैं अपने, तो क्या आएगा देखो, v = k q, आई की जगह 1 पुट करो, r की जगह 1 पुट करो, क्या आ गया KQ1/R1। अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा KQ2/R2, यानी ये आ जाएगा। 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट n रखोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसको लिखने का तरीका है सिग्मा की फॉर्म में, i की वैल्यू आप 1 2 3 4 और उनका समेशन, उनका जोड़। तो ये आता है अल्टीमेटली अपने पास किसी भी बिंदु के कारण अपने किसी भी पॉइंट पर अपने को फाइंड आउट करना हो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण अपने को विद्युत विभव निकालना है। पहले की वीडियो में अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था कि एक द्विध्रुव लिया, उसके अक्ष पे विद्युत क्षेत्र आया था। थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं ताकि आप कंफ्यूज न हो। विद्युत क्षेत्र अक्ष पे निकाला था अपनों ने 2kp/r3 और निरक्ष पे निकाला था अपनों ने kp/r3, और इन दोनों का अनुपात 2:1 देखा था अपनों ने, ठीक है ना। डिवाइड करोगे तो 2:1 ही आएगा। वहाँ पर अपनों ने क्या किया था कि अक्ष के लिए अपनों ने अलग डेरिवेशन किया था, निरक्ष के लिए अपनों ने अलग डेरिवेशन किया था। और क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकाला था अपनों ने अक्ष और निरक्ष पे। अब अपने जा रहे हैं विद्युत विभव निकालने, और अक्ष और निरक्ष दोनों पे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग किया था। इसी में एक ही डेरिवेशन में अपने पास रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे, एक ही डेरिवेशन में अपने दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे अक्ष और निरक्ष में। दोनों का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि इसमें तो 2 पार्ट किए थे, इसमें एक ही पार्ट होगा, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं अपने इस पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आपके पास है, उसके कारण अपने को विद्युत विभव निकालना है। एक छोटा सा डायग्राम अपने देखो, इसको समझो पहले डायग्राम को। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर डायग्राम समझ आ गया आपको तो आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव की मैंने पहले भी बताया था, ये अदिश राशि है और इसकी डीलिंग ईजी होती है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, एक द्विध्रुव लिया है अपनों ने, ए बी बिंदु, ए पर -q चार्ज रखा हुआ है और बी पर +q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है O और बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। टोटल कैपिटल D है तो ये d/2 हो जाएगी आधी, और ये भी d/2। डायग्राम को अच्छे से समझना है अपने को। अब सेंटर पॉइंट से, जैसे ये टोटल डिस्टेंस d और ये d/2 हो जाएगी, A पॉइंट पे -q चार्ज, B पॉइंट पे +q चार्ज। अब थोड़ा आगे और देखो, सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव फाइंड आउट करना है। और इसको ब्रैकेट में अपनों ने r थीटा इसलिए लिखा है कि यहाँ पर r है, ये डिस्टेंस O से P तक की, आप कह सकते हो OP है, वो किसके बराबर है, r के बराबर है। और थीटा कि ये थीटा है, P की डायरेक्शन अगर आप देखो, P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ये वाली। और P पॉइंट का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच एंगल कितना माना है अपनों ने, थीटा, इसीलिए यहाँ पर थीटा अपनों ने लिखा है। तो P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब ज्योमेट्री इसकी थोड़ी सी अप्लाई की अपनों ने, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया है और इस पर परपेंडिकुलर डाला है। 2 दूरियां बराबर करने के लिए परपेंडिकुलर से ही अपने को पता लगता है। तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एक लंब है 90 डिग्री का एंगल। A पॉइंट से इसको आगे बढ़ा के उस पे लंब डाला है। सिमिलरली B पॉइंट से इस R जो डिस्टेंस वाली रेखा है OP, उस पे अपनों ने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है। तो पहला BM ये कह सकते हो और दूसरा AN, 2 परपेंडिकुलर डाला है। ये अपनों ने ज्योमेट्री यूज़ की है, ज्यामिति यूज़ की है। इसमें एक चीज़ और देखिए, इस ट्राइंगल को अगर देखो आप, इन लंब की लंबाई देखते हैं अपनी कितनी है, परपेंडिकुलर की लंबाई, साथ में आप ये डिस्टेंस भी देख सकते हैं। तो देखिए पहले इस तरफ चलते हैं अपने कि -q चार्ज, -q आवेश है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किस बिंदु पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव कितना होना चाहिए, इसको V1 अज्यूम कर लेते हैं अपने। तो कितना होगा, -q चार्ज के कारण वहाँ विभव, जनरल फॉर्मूला होता है V = KQ/R।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा के क्यू की जगह माइनस क्यू, अभी मैंने बताया था कि आपको साइन साथ लेके चलना है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसको अपने अज्यूम कर लेते हैं R1 और इसको अज्यूम कर लेते हैं R2। AP किसको अज्यूम किया अपनों ने, AP को तो मान लिया अपनों ने R1 और BP इसको मान लिया अपनों ने R2। किसी को भी R1 R2 आप अज्यूम कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। के क्यू अपॉन R है तो इसमें R1, कहीं दिक्कत नहीं है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू अपॉन R ये फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू है तो माइनस साथ लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस R1 है। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज के कारण अपने को विद्युत विभव निकालना है, तो V2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये अपनों ने फाइंड कर लिया दोनों के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जब ऐड करते हैं तो सीधा अपने ऐड कर देते हैं, जैसे 2 + 5 करते हैं, 3 - 5 सोल्व करते हैं अपने, उसी तरह डायरेक्ट ऐड कर देते हैं जैसे नंबर्स को करते हैं अपने। तो टोटल पोटेंशियल, ठीक है ना, बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, उसको अपनों ने अज्यूम कर लेते हैं V। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 + V2, सीधा ऐड करना है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा, V इजिकल टू V1 की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के, इसको अपने क्या कहेंगे, के क्यू अपॉन R1 अपॉन के क्यू अपॉन R2। ये माइनस में ये वैल्यू रख दी अपनों ने, इक्वेशन 1 और 2 से ये वैल्यूज अपनों ने पुट कर दी। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। V इजिकल टू के क्यू कॉमन, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो इसमें +1 अपॉन R2 ये बचेगा, फिर -1 अपॉन R1, इसको पहले लिख दिया अपनों ने, उसको बाद में। थोड़ा सा सोल्व और करें अपने, V इजिकल टू के क्यू, एलसीएम क्या आ जाएगा, R2 R1 या R1 R2 कह लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, R1 - R2, R2 से R2 कैंसिल, R1 आ जाएगा -R2। ये अपनों ने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अपने को एक्चुअल में R की वैल्यू पता है, ठीक है। अब अपने को R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड इन टर्म्स ऑफ D। इन दोनों R और D की टर्म में अपने को R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसी ज्योमेट्री से, इसी ज्यामिति से अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए R1 और R2 की वैल्यू कितनी आएगी। इस डायग्राम को, इस ज्यामिति को अच्छे से देखें तो यहाँ ये OP है और यहाँ ये P और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कौन सी दो डिस्टेंस बराबर होगी इसमें, BP ये और MP ये दोनों बराबर होगी। दोबारा देखो, B से P तक और परपेंडिकुलर का जो पॉइंट M है, M से P तक ये दोनों इक्वल होगी। लेकिन अपने को फाइंड करना है R2, तो क्या लिखेंगे अपने, R प्लस, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, R इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो R2 + OM इजिकल टू R। दोबारा देखिए, BP और ये बराबर है MP, ठीक है। इसका मतलब अगर इस डिस्टेंस में ये और ये डिस्टेंस बराबर है, इस डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस जोड़ दो आप, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस अगर जोड़ दो आप तो किसके बराबर हो जाएगी, इस R के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब R बराबर R2 + OM, ठीक है। यहाँ से अपने R2 फाइंड आउट कर लें तो R - OM, ठीक है ना। देखो R2 निकालनी है अपने को, तो टोटल तो R है यहाँ से यहाँ तक, O से लेके P बिंदु तक तो R है, इतनी माइनस कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, तो R - ये कौन सी, OM, ये किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी। या R2 इजिकल टू R - OM। OM को अगर आप देखो कि कितनी है, OM को अगर देखते हैं तो इस ट्राइंगल का यूज़ करना होगा अपने को, इस ट्राइंगल का क्या नाम है इसका, OBM। ट्राइंगल OBM में कोस थीटा अप्लाई करते हैं। कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस आधार कौन सा होगा, इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका आधार, ठीक है। ये तो हो गया आधार और ये हो गया इसका कर्ण। तो कितना आ जाएगा इसमें,
ओ एम बटा में डी बाई टू, ओ एम अपॉन डी बाई टू। ओ एम कैलकुलेट करना है तो डी बाई टू कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एम इज इक्वल टू आ गया डी बाई टू कोस थीटा। यानी इस ट्राइंगल में आपको कोस थीटा अप्लाई करना है तो ये आ जाएगा डी बाई टू कोस थीटा, डी बाई टू कोस थीटा। इट मीन्स R2 की वैल्यू अपने पास आ गई। अब चलते हैं अपने इसकी तरफ। इसको देखिए आप, ये है यहाँ से यहाँ तक R, इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो R1 के बराबर होएगी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये R1 है, इस R में ऐड करना है, क्या करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब कौन सा हुआ, ये वाला आर्ट, यानी कि ये कितना है R, इसमें ये वाला पार्ट यानी ON कह लो या NO कह लो। ये R1 की वैल्यू है वो अपने देख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस दिस वन ON, ये अपने लिखा है तो R1 इज इक्वल टू R प्लस ON की वैल्यू जैसे अपने इस ट्राइंगल से फाइंड किए, इसी ट्राइंगल में वापस कोस थीटा लगाएंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ON अपॉन AO, ON अपॉन AO, उससे फाइंड करेंगे ON तो डी बाई टू कोस थीटा, डी बाई टू कोस थीटा। ठीक है, इट मीन्स R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R एंड इन टर्म्स ऑफ D ये अपनों ने फाइंड कर लिया। R2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और R1 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे और सोल्व करते जाएंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। इससे आगे लेके चलते हैं इसको, वैल्यू पुट करें R1 और R2 की तो देखते हैं क्या आता है। V इज इक्वल टू के क्यू आउटसाइड, इसको अंदर देखें तो R1 माइनस R2, यहाँ चेक कीजिए R1 R प्लस डी बाई टू कोस थीटा माइनस R2 R, अब देखो माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, R माइनस है तो माइनस माइनस प्लस डी बाई टू कोस थीटा अपॉन R1 इंटू R2, ये R1 है और ये R2 है तो इसको देखो आप R प्लस डी बाई टू कोस थीटा R माइनस डी बाई टू कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है R से R कैंसिल हो गया, डी बाई टू कोस थीटा, डी बाई टू कोस थीटा, इसको यूज़ कर लेंगे अपने। ठीक है, और नीचे देखिए एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है मैथ्स में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका यूज़ कर रहे हैं अपने। तो V इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू, कैंसिल डी बाई टू कोस थीटा इस सेम है तो डबल हो जाएगा 2 इंटू डी बाई टू कोस थीटा। ठीक है, डी बाई टू कोस थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आर स्केयर माइनस डी बाई टू कोस थीटा, इसका स्केयर करोगे तो कितना आएगा, डी स्केयर अपॉन 4 कोस स्केयर थीटा। ये आ गया अपने पास ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए V इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, के क्यू, यहाँ देखिए डी कोस थीटा अपॉन, अब एक कंडीशन अपने ये बताते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस है d स्मॉल d, ये अपनों ने डाइपोल की डेफिनेशन में भी बताया था कि उनके बीच की डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए कंपेरेटिवली दिस डिस्टेंस। इसका मतलब d की वैल्यू काफ़ी कम है, d अल्प है, तो डी स्केयर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा। इट मीन्स इस कंडीशन को, इसको अपने क्या करेंगे, डी, चूंकि डी इज मच लेस देन आर तो इसको अपने ड्रॉप कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। अगर इसको अपने छोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, आर स्केयर। क्लियर। अब देखिए Q इंटू डी, ये अपनों ने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है Q इंटू डी। तो Q इंटू डी को आप क्या लिख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P, इसको लिखा है अपनों ने P कोस थीटा अपॉन आर स्केयर। तो ये रिजल्ट आता है अपने पास किसी भी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव की वैल्यू है वो Kp कोस थीटा अपॉन आर स्केयर आती है। ठीक है, अब अपने अक्ष और निरक्ष की बात करेंगे अपने। ये जनरल फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू Kp कोस थीटा अपॉन आर स्केयर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर शो करना हो तो देखिए यहाँ पर ये स्केलर है,
v जो होता है वो स्केलर है, अदिश राशि है। राइट साइड में कौन सी है सदिश राशि, p, p एक सदिश राशि है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू के पी डॉट आर अपॉन, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने, तो ये क्या बन जाएगा p डॉट आर, तो के पी डॉट आर और ये बन गया आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। लेकिन जनरली अपने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में जनरल फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद भी रखना है आपको, v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने बात करेंगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट मीन्स यहाँ पर v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। ठीक है, एक चीज़ और देखो इसमें, जैसे अपनों ने यहाँ बताया ये v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके लिए फॉर्मूला था, ये था विद्युत जो बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन द्विध्रुव की बात करते हैं डाइपोल की, तो कितना आ जाता है d कोस थीटा, साथ में आ जाता है, इतना फैक्टर है यानी इतने गुना हो जाता है ये, तो ये आ जाता है अपने पास के क्यू इंटू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इन जनरल आप ये लिख सकते हो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अक्ष पे और निरक्ष पे चलते हैं इसके, वहाँ से अपने को रिजल्ट मिलेगा कि अक्ष पे विद्युत क्षेत्र कितना है और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र कितना है। अक्ष पे देखिए, अक्ष का मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट मान लो कि ये सपोज अक्ष है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, देखो इसको झुकाते चलो आप, यहाँ अगर फ्लैट कर दें तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। इट मीन्स अक्ष पे विद्युत क्षेत्र अगर आपको देखना है, दूसरे वे में कह लो थीटा इक्वल टू 0, अक्ष पे अगर देखें तो थीटा 0 रखो इसमें, तो v अक्ष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी कोस 0, कोस 0 1 होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाता है अक्ष पे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम एक ही होती है, अपने जानते हैं मैथ्स में कि साइन थीटा और कोस थीटा की कोई भी वैल्यू आप देखो, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, 1 होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है अक्ष पे विद्युत विभव का मान मैक्सिमम। दूसरा अपने निरक्ष पे बात और कर लेते हैं। निरक्ष का मतलब क्या हुआ, निरक्ष वाली लाइन कौन सी बताई थी अपनों ने, ये वाली। यहाँ पर अगर आप जाते जाओ अगर यहाँ आ जाते हो तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू पुट करो 90, ये अगर आप पुट करते हो तो v निरक्ष कितना हो जाएगा इज इक्वल टू के पी कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब अक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू के पी अपॉन आर स्क्वायर होती है, जबकि निरक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है ना। तो यहाँ विभव निरक्ष का कोई भी बिंदु ले लो आप, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, वहाँ पर विभव की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। विद्युत क्षेत्र का 0 होना आवश्यक नहीं है, वो 0 नहीं होगा, लेकिन विद्युत विभव हमेशा निरक्ष पर 0 होगा। तो ये आप ध्यान रखें, विद्युत विभव का जनरल फॉर्मूला क्या है अपने पास, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव तो इसका रिजल्ट आता है अपने पास के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब अपने डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है। तो समविभव पृष्ठ क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है, डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो उसे अपने क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। डेफिनेशन तो नाम के अकॉर्डिंग है, बहुत इजी है, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। विद्युत क्षेत्र में ऐसा जो पृष्ठ बनेगा उसी को अपने समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसके जो कई बार एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में आता है अक्सर। या एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र जिसको कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहीं है उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बनानी हो अपने को। तो यहाँ देखिए, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज, उसके चारों ओर अगर अपने गोले बना दें, ठीक है ना, ये एक्चुअल में गोले हैं,
इसको वृत्ताकार फॉर्म बोर्ड पे आपको दिख रही होगी, बनाई ऐसे सकते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, गोले है। तो ये पहला गोला होगा, ये दूसरा गोला, ये तीसरा, इसी तरह बहुत सारे गोले बनेंगे। तो ये जो गोले होंगे ये कहलाएंगे समविभव पृष्ठ। क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि देखो इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट पे इसकी त्रिज्या सपोज स्मॉल आर है, तो यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना होगा विद्युत विभव, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन आर होगा। अगर चार्ज क्यू है तो इस पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। इस पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो ये जो एक बना यहाँ पे गोला, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ। पहली बात, ये जो नेक्स्ट गोला है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, लेकिन इस पर और इस पर विभव का मान समान नहीं है, ये ध्यान रखना। इस पर तीनों पे विभव अलग अलग होंगे, लेकिन एक सरफेस की अगर बात करें, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर समान होगा विभव का मान। इसकी बात करते हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। इट मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा और बहुत से हो सकते हैं, ये सारे के सारे समविभव पृष्ठ हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो ये कैसे समविभव पृष्ठ होंगे, सकेंद्रीय गोले, जिनका केंद्र एक ही हो और ये गोले हैं सकेंद्रीय गोले। तो ये बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ इस प्रकार होगा। इसके जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी अपने देखेंगे। सेकंड आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में अपने जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कैसे दिखाते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर होती है और इनके बीच का गैप भी समान होता है। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाने वाली रेखाएं हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें जो ये दिखाए हैं अपना तल परपेंडिकुलर एक्चुअल में, जैसे ये विद्युत बल रेखा है और ये तल इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो पृष्ठ बने हैं ये समविभव पृष्ठ है। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, और इसमें इस पर विभव V1 होगा प्रत्येक बिंदु पर, इस पर V2 होगा, इस पर V3 होगा, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ है। इसका एक दूसरा रूप है, सपोज एक प्लेट है, जैसे बैटरी में होती है, अक्सर सेल में होती है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में समविभव पृष्ठ होगा, समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे, वो कुछ ऐसे ही होंगे। इसको दिखाने का दूसरा तरीका है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो अपनों ने एरो दिखाए हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे कह सकते हो। और ये जो पृष्ठ दिखाए अपनों ने डैश डैश इस तरह से परपेंडिकुलर, ये क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे, ठीक है ना। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं तो ये जो पृष्ठ होंगे ये समविभव पृष्ठ होंगे। अब समविभव पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपने, यानी इसके जो गुण हैं या गुण धर्म कह लो, वो अपने देखते हैं कि कौन कौन से इसके गुण धर्म होंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे अपनों ने बताया कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव सेम है, यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। अगर आपसे कोई कहे कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर अपने जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, दो विभव का अंतर, दो बिंदुओं पर विभव का अंतर। अगर यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो विभवांतर कितना होगा, V माइनस V, यानी कि 0। इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखें आप, विभवांतर का मान हमेशा 0 होता है। विभवांतर वाले टॉपिक में अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सपोज A बिंदु से B बिंदु तक अपने को चार्ज को लेके जाते हैं, तो वर्क डन कितना होगा, W अपॉन Q। इस W इज वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो W अपॉन Q। अब यहाँ देखिए कि VB माइनस VA एक्चुअल में क्या था, विभवांतर। तो जब विभवांतर इस केस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में विभवांतर का मान अगर 0 हो जाता है तो W कितना आ जाएगा, W इजिकल टू कितना हो गया, Q इंटू 0, और W इजिकल टू 0। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास निकल के आता है कि अगर आप किसी भी चार्ज को, सपोज यहाँ चार्ज है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर समविभव पृष्ठ पर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो, तो उस केस में वर्क डन किया गया कार्य हमेशा और हमेशा कितना होगा, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इसमें कि समविभव पृष्ठ है, कोई भी समविभव पृष्ठ है, उसमें किसी आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा और हमेशा 0 होगा, किया गया कार्य हमेशा 0 होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वर्क डन 0 है, अगर बल 0 है तो कार्य अगर 0 है तो कार्य की जनरल परिभाषा क्या कहते हैं अपने, बल इंटू विस्थापन, F डॉट dr। और इसको ओपन करें तो क्या होता है, Fx या F डॉट x कहें या dr कहें, विस्थापन अगर x है तो F डॉट x कह देंगे, Fx कोस थीटा। अगर ये 0 है, सपोज चार्ज मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है, फिर भी वर्क डन 0 है,
तो ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो कब हो सकता है, यानी ये वर्क डन तो जीरो है, अपनों ने यहाँ बताया, ये वर्क डन जीरो तब होगा जब कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो। और कोस कितने डिग्री का मान जीरो होता है, ये अपने जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 90। इसका क्या मतलब हुआ कि बल और विस्थापन के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र, इससे रिजल्ट क्या निकला अपना कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, उसकी दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 90। तो कोई भी जो समविभव पृष्ठ होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वर्क डन जीरो। एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाएं तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तीसरी चीज़, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इसी की प्रॉपर्टी की अगर बात करें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट अगर देखें, ये एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यूज हो जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि अगर कोई चालक ले लें, जैसे चालक के कई एग्जाम्पल पढ़े थे अपने, चालक गोला ले लो, तो उसकी सतह जो होती है, उसकी सतह वो एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करती है, समविभव पृष्ठ की तरह काम करती है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ठीक है। एक चीज़ और, दूसरी अपने जानते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये अपने आगे भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जहाँ जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सतह पे जितना विभव का मान है, अंदर भी विभव का मान उतना ही होता है। किसी भी चालक में सतह पे जितना विभव है, अंदर पूरे आयतन में विभव का मान उतना ही होता है। अगर आप सेंटर पे चले जाओ तो भी विभव का मान उतना ही होगा जितना सतह पे होता है। तो ये 4 पॉइंट है समविभव पृष्ठ से रिलेटेड, 4-5 पॉइंट जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब अपने देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध E और V में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। E वेक्टर क्वांटिटी है, V स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इससे पहले अपने एक जो देख चुके हैं टॉपिक कि V और E, यानी E से V फाइंड करना, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना, ये एक टॉपिक अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और उसका रिजल्ट अपने पास आया था V = -∞ to R E.dl। क्लियर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपने। इस दूसरी चीज़, अगर आपको रिलेशन एग्जाम में ये आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको ये वाला डेरिवेशन है, ये उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ करना है। अगर ये आता है कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए, हालांकि संबंध ये भी है लेकिन E से V ज्ञात करने में है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है तो ये वाला आपको करना है। अब अपने इसके लिए कुछ अजम्पशन मानते हैं। देखिए ये एक सरफेस है, ये एक, जैसे अपनों ने कहा समविभव पृष्ठ, इस पृष्ठ पर विभव का मान है V, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने जैसे जैसे जाते हैं हमेशा विद्युत विभव का मान कम होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा अपनों ने ये दिखाई है, इट मीन्स ये वाली डायरेक्शन है, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे विद्युत विभव का मान कम होगा। तो ये सरफेस अपनों ने लिया, सपोज इसमें S1 कह देते हैं, इसको S2, और इस पर पोटेंशियल है V, इस पर पोटेंशियल है V - dV, यानी इस पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, कोई कहे कि विभवांतर कितना है, तो वो कितना होगा dV। ये इन दोनों के बीच का विभवांतर है, माइनस करके अपने देख भी सकते हैं। A पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस अपने एज्यूम की है कि विस्थापन है वो dl है, एक आवेश है वो मूव कर रहा है, इस सरफेस से इस सरफेस की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट अपनों ने माना है, विस्थापन माना है, वो dl है। Q आवेश विद्युत क्षेत्र के कारण, प्लस Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में मोशन करेगा, गति करेगा, तो वो
यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होता है DL। ये अपने जो अपनों ने डायग्राम बनाया उसके बारे में। अब जब यहाँ से यहाँ आवेश गति करता है तो बाह्य बल जो अपनों ने बल बताया विद्युत बल, उसके कारण इस पर कार्य किया जाएगा, उस वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन कितना होगा, चार्ज Q पर विद्युत बल के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा, वर्क डन होता है बल इंटू विस्थापन, अदिश गुणनफल दोनों का। तो dW = F डॉट dl। अपने जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q रखा है तो उस पर F कितना लगता है, Q नॉट E। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो dW = F नॉट की जगह Q नॉट E डॉट dl, इक्वेशन नंबर 1। इट मीन्स वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अपनों ने फाइंड कर लिया, ये आ गया अपने पास। अब देखते हैं अपने कि जो वर्क डन है उसका एक तरीका और है अपने पास कि पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी अपनों ने, पोटेंशियल डिफरेंस की विभवांतर की परिभाषा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन से, जैसे A बिंदु से B बिंदु तक अगर कोई चार्ज मूव करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अपनों ने बताया था VA - VB = वर्क डन अपॉन Q। V = W/Q, ये जनरल जो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या थी, VA - VB माइनस dW/Q। यहाँ dW ज्यूम किया तो यहाँ भी dW, चार्ज को DL डिस्प्लेसमेंट तक ले जाने में। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है। अब VA - VB है पोटेंशियल डिफरेंस, और अपनों ने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया, DV। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अपने, DV = -dW/Q। यहाँ से dW अगर फाइंड करें अपने तो वो कितना आ जाएगा, -Q × dV। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से भी वर्क डन और ये भी वर्क डन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं अपने समीकरण 1 व 2 का अगर यूज़ कर लें अपने, तो कितना आ जाएगा देखिए अपने, -Q नॉट, Q लिख रहे हैं -Q dV = यहाँ से देखिए Q लेके चल रहे हैं अपने, तो Q E डॉट dl। अब देखो यहाँ पे DL से Q से Q कैंसिल, तो -dV = E dl, इसको ओपन करते हैं अपने cos थीटा, E dl cos थीटा, और इसको अपने लिख सकते हैं -dV/dl = E cos थीटा। ये जो dV/dl एक्चुअल में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। इसका दूसरा नाम है विभव प्रवणता, इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं अपने, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, विभव प्रवणता कहते हैं इसको। V/L और dV/dl, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो -dV/dl, और नेगेटिव का मतलब क्या है, उसमें कमी। जनरल dV/dl है वो तो क्या है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन कहेंगे अपने, और माइनस साइन साथ में आ जाता है, इसका मतलब विभव में दूरी के साथ कमी। नेगेटिव का मतलब उसमें जो कमी है वो दर्शाता है अपने पास। इसको थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करें अपने, तो देखते हैं कि -dV/dl = E cos थीटा। अब देखिए -dV/dl, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, ठीक है, इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। dV/dl का मतलब पोटेंशियल में लेंथ के साथ चेंज, और माइनस का मतलब उसमें कमी, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर देखें अपने, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, ठीक है। इफ़ थीटा = 0 देन cos 0 = 1, ये अपने जानते हैं। दूसरे शब्दों में कह लो कि dV/dl का मान, dV/dl की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब dl की वैल्यू मिनिमम होगी, ये कह सकते हैं भाई। ये इसको इस तरह से समझे आप, dV/dl को अपने को देखना है कि अधिकतम कब होगा, ये राशि अधिकतम तब कब होगी, जब ये नीचे वाली राशि न्यूनतम होगी,
ठीक है, ये न्यूनतम होगी। अब यहाँ न्यूनतम देखो, ये आवेश यहाँ से यहाँ गति करे, यहाँ से यहाँ गति करे, यहाँ से यहाँ गति करे। न्यूनतम dl विस्थापन न्यूनतम कब है? ये कहते भी अपने कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी सीधी दूरी होती है, तो A से B तक आएगा तभी dl की वैल्यू मिनिमम होगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, dl की वैल्यू मिनिमम होगी और dv/dl की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता है मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता का अधिकतम मान है, उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इसीलिए अपने कह रहे हैं कि -dv/dl या जनरल कहें तो dv/dl की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन dv/dl की मैक्सिमम वैल्यू की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसीलिए ये सदिश बन जाता है। तो इसको अपने लिख सकते हैं -dv/dl मैक्सिमम इज इक्वल टू E। ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और इसको इन जनरल अपने लिख लेते हैं E इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखते हैं अपने ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ V कहेंगे इसको। तो ये रिलेशन आ जाता है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो E इज इक्वल टू माइनस डेल V। यहाँ जो डेल है वो एक ऑपरेटर है, संकारक है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। मैथमेटिकल टूल है जिसको ऑपरेटर या संकारक कहते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल V। इसको अगर अपने इन जनरल शो करें अपने तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस, अगर कंपोनेंट्स की बात करें x एक्स वाई एक्स जेड एक्स, तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू माइनस dv/dl या dr भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगर अपने dr लेते तो dr लिख देते हैं और इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इट्स वैल्यू मैक्सिमम। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ग्रेड बन जाएगा या डेल बन जाएगा। अब एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स कंपोनेंट की बात करें तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई वाई लिखें तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड लिखें तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। और इन जनरल अपने जानते हैं किसी भी वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अपने आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्लियर? और इसको अपने वैल्यू पुट करें ई एक्स की माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, फिर इसमें करेंगे तो माइनस तीनों में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस डेल वी और वी भी बाहर ले लेंगे अपने, एक बार साथ लिख लेते हैं, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। या ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और आउटसाइड वी। तो ये जो टर्म बन जाती है कौन से वाली, ये बन जाती है ग्रेडियंट, जो अपनों ने लिखा है ना ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। यहाँ पे वेक्टर साइन वी पे नहीं लगाना, ध्यान रखना स्केलर है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी और माइनस ग्रेडियंट वी। इट मीन्स जहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी, जो संकारक अपनों ने बताया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल एग्जाम में भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपस में रिलेशन क्या है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, डेल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ संकारक है जो कि डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के का। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।